प्राथमिक शिक्षा पर सरकार का फोकस है। नई शिक्षा नीति 2020 का भी फोकस इनके अनुसार प्राथमिक शिक्षा पर है, अन्य शिक्षा पर भी है, लेकिन इनका कहना है कि आप मिडिल स्कूल चिल्ड्रन पर फोकस करिए, इसको भी ध्यान देने की जरूरत। इसका मतलब एक संकेत भी है कि अब ये जो असर है वह कक्षा 6, 7 और 8 उसी को बोलते हैं मिडिल स्कूल चिल्ड्रन। कक्षा 1 से 5 प्राइमरी वाले हो गए, 6, 7, 8 अभी आगे मैं बताने वाला हूं सब, ये हो गए मिडिल स्कूल चिल्ड्रन। तो ये मुझे ऐसा अंदेशा लग रहा है कि अब ये फ्यूचर में कोई भी रिपोर्ट निकालेंगे तो उसमें जो है मिडिल जो बच्चे हैं मिडिल क्लास वाले उन पर भी फोकस किया जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। शायद आप लोग भी इस बात से एग्री करते होंगे। तो ये हो गया, आप यहां से देख सकते हैं। तो GS2 सोशल जस्टिस, शिक्षा, मानव संसाधन, पूरा फोकस उनका इस पर, मानव संसाधन पर। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब ये ए से इथिक्स जो भी होगा वो वहां मैं लगाऊंगा। अब आप कहेंगे सर इसमें इथिक्स कहां लगा रहे हैं? जिनको भी डाउट होगा कि सुनील सर जबरदस्ती में इथिक्स लगा रहे हैं, एक बार चेक करिएगा, हमेशा चेक करिएगा, मैं बगैर तर्क के चलता नहीं। 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर इथिक्स में क्वेश्चन पूछा गया। तो एजुकेशन पर एथिक्स में हमेशा प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। अगर आप यूनिट 1 देखेंगे तो उसमें लिखा ना मानवीय मूल्यों के विकास में परिवार, स्कूल और समाज की भूमिका। तो स्कूल की भूमिका वहां सिलेबस में है, तो ऑब्वियस है आपसे शिक्षा पर प्रश्न वहां हमेशा पूछे जाएंगे। इसलिए जब भी हम एनजीओ वगैरह असर की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो हमको अपने दिमाग में फैक्ट रखने हैं, जो मैं एनालिसिस करता हूं वो रखने हैं। एथिक्स में एजुकेशन पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूं अगर वहां नैतिक एस्पेक्ट से पूछा जाए तो भी तो हम एक लाइन डाल सकते हैं ना कि आज एजुकेशन में नैतिकता की जरूरत क्यों है। असर की रिपोर्ट इस बात को प्रमाणित करती है कि हमें क्वालिटी एजुकेशन लाना होगा। और क्वालिटी एजुकेशन कैसे आएगा? कानून लागू करने से नहीं। क्वालिटी एजुकेशन आएगा जब अध्यापक संपूर्ण समर्पण के साथ शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, वो भी नए नए तरीके खोज करके। जबकि अब यूट्यूब, गूगल भरे पड़े हैं कि नए तरीके से एजुकेशन कैसे दिया जाए। फॉरेन यूनिवर्सिटीज तक के रिसर्च पेपर गूगल पर आप सर्च करिए, पढ़े हुए हैं, मैंने पढ़े हैं। फिनलैंड का आप चेक कर सकते हैं, मैंने पढ़ा, ठीक है। वही मैं आपके ऊपर अप्लाई करता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और ऐसे तो भैया किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है, और ना जाने कितने, ठीक है। ऐसे तो शिक्षा यूपीएससी का फेवरेट है, इस बीच पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहा, अलग बात है। तो इसीलिए इनके बारे में मैंने लिख दिया अबाउट द ऑथर, जिससे आपका कंसंट्रेशन यहां पर बढ़े। तो असर की रिपोर्ट हाल ही में नई दिल्ली में जारी की गई, मैंने सब आपको पढ़ा दिया है। देश के सभी ग्रामीण जिलों को इसमें कवर किया गया था, राष्ट्र भर का आंकड़ा इसमें निकाला गया था। हमने कल इस पर डिटेल से पढ़ाई कर ली है, याद रखेगा, ठीक है ना। अब वो कहती हैं, यानी असर की रिपोर्ट तो आपने कल ही पढ़ लिया, कोई टेंशन नहीं। अब ये क्या कहती हैं वो इंपॉर्टेंट, वो कहती हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी 2020 है बच्चे, ये ज्यादा फोकस करते हैं, यानी ऐसा नहीं कि सब, वो सतर्क हमेशा रहेगा, क्योंकि आपको मेंस लिखते समय जो शब्द आप या जो पंक्तियां लिखते हैं ना वो मॉडरेट होनी चाहिए, एक्सट्रीम नहीं। तो वो ये कहीं नहीं कह रही हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में केवल एक ही चीज पर फोकस, वो ये कह रही हैं कि प्रारंभिक कक्षा में जो बच्चे हैं उनकी मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता पर यह ज्यादा बल देती है, यानी उच्च प्राथमिकता देती है। बस याद रखिएगा, यानी मूलभूत साक्षरता यानी अक्षरों का ज्ञान हो जाए, जो भी किताब में लिखा हुआ उसको पढ़ ले, इसके साथ साथ उसे संख्या 1 2 3 4 ये पता हो, ठीक है ना। तो अब वो कह रही है कि आवश्यकता इस बात की है कि जो पॉलिसी है और जो इंप्लीमेंटेशन है वह, यानी वो ये कह रहे हैं कि वर्तमान में जो पॉलिसी है, इंप्लीमेंटेशन है, उसका जो पूरा फोकस है वो प्राथमिक विद्यालय के प्रारंभिक वर्षों पर है। इसका जरा अर्थ समझिएगा, यानी कक्षा 1 से 5 तक पर है। तो इसका मतलब, इसका लब्बो लुआब निकल करके आता है एक पॉइंट में कि भारतीय जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और जो उसका इंप्लीमेंटेशन है उसकी उच्च प्राथमिकता प्राइमरी एजुकेशन पर है, ठीक है। उसी के एनरोलमेंट पर है और उसी में संख्यात्मक ज्ञान और उसके साथ साथ अक्षरों के अध्ययन पर है, यह आप ध्यान रखिए। लेकिन अब यहां पर देखा गया प्राथमिक के बाद आता है उच्च प्राथमिक, यानी कक्षा 1 से 5 हो गया प्राथमिक, आगे सब बताया गया। ये चार्ट है आपके सामने, अभी बताता हूं, जिससे आपको एजुकेशन का पूरा स्ट्रक्चर पता चल जाए। आज आपको एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, ये सब बताने वाला हूं। उसके पीछे रीजन है क्योंकि एजुकेशन पर आप लिखेंगे तो हर स्तर पर निबंध आपको ये दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं किसी एक स्तर पे आपका काम चल जाएगा। तो आज ये भी आपका तैयार करा दूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। क्या है, लेकिन उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बड़े बच्चों पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण। क्या है, बड़े बच्चों पर, यानी क्लास 6, 7 और 8, इस पर इन्होंने फोकस किया है। हालांकि उसके आगे भी ऑब्वियस है ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहां पर अब आते हैं भारत में शिक्षा का ढांचा, एक बार जरा समझ लीजिए। तो हमारा जो प्राइमरी स्कूल है, जिसे हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं,
वह प्राइमरी स्कूल कक्षा 5 तक है, देख सकते हैं कक्षा 5 तक। अपर प्राइमरी स्कूल यानी कक्षा 6, 7 और 8 यहां तक देख सकते हैं। तो इनका पूरा फोकस अपर प्राइमरी यानी 6, 7, 8 पर है। एडिटोरियल में उन्होंने 6, 7, 8 पर फोकस किया। इसका स्पष्ट मतलब है कि अब आगे की रिपोर्ट में 6, 7, 8 पर वो अपनी बातें कहेंगे, यानी 6, 7, 8 पर भी वो सर्वे कराने वाले हैं। ये मुझे ऐसा भान हो गया, आभास हो गया। चलिए वो तो एक अलग बात है, अच्छी बात है, निकाले। और फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी स्कूल यानी कक्षा 9 और 10, और उसके बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल आता है कक्षा 11 और 12 मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद हायर एजुकेशन आ जाता है, बताने की जरूरत नहीं है, यानी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, वो आपका आगे आप सबको पता। तो इसको एक बार आप याद रख लीजिएगा। भारत में शिक्षा का ढांचा, पूछो क्यों। अब अगर आपसे पूछता है कि किसी भी राष्ट्र के भाग के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है, तो अगर आप वहां पर एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ प्राइमरी पर, एक पैराग्राफ आधा पैराग्राफ अपर प्राइमरी पर, एक पैराग्राफ अगर आप सेकेंडरी स्कूल पर, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर, कुछ हायर एजुकेशन पर, तो क्या होगा? ऐसा होगा ना कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आप स्टेयर्स पर चढ़ रहे हैं, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि जो बच्चा ये है ये रिदमिक है, इसके अंदर एक रिदम है, और रिदम पे अच्छा मार्क्स आपको हमेशा मिलता है। इसलिए इसको आप एकदम अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रही हैं कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों पर ध्यान क्यों, उसके पीछे तर्क है, जरा देखते हैं, ठीक है। ध्यान क्यों, लेकिन अभी पहले कुछ डेटा है, उसके बाद हम इस बात पर पहुंचेंगे ध्यान क्यों। या वैसे यार मैं आपको समझा दूं बिना डेटा के, आप खुद सोचिए ऐसे व्यवहारिक रूप से। भाई अगर हम 5वीं तक बच्चों को अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा फोकस है 5वीं तक, कल हम लोगों ने पढ़ा निपुण भारत पहल वगैरह सब कुछ पढ़ा, ठीक है। तो अगर हम 5वीं तक अच्छा दे रहे हैं, अगर 6ठी 7वीं 8वीं के लिए हम पहले से प्लान नहीं करेंगे, तो जब बच्चे 5वीं पास करके जाएंगे तो उनको किसी न किसी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा ना। उस स्कूल में जब एडमिशन लेंगे, मान लीजिए कि वो कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे मान लीजिए 5वीं के बाद आप 6ठी में किसी स्कूल में तो भेजेंगे ना, मान लीजिए आप निजी स्कूल में भेजते हैं, वहां इंट्रेंस होता है, तो क्या वो बच्चा उस इंट्रेंस को पास कर पाएगा? अरे भाई 25% रिजर्वेशन है तो देना पड़ेगा, आपका बच्चा जाएगा। लेकिन अगर वो 100 बच्चे, जो 75 बच्चे, मान लीजिए एक क्लास में 100 बच्चे, उसमें से 75 और 25 का रेशियो लगेगा, 25 जो वीकर सेक्शन के बच्चे, प्राइवेट स्कूलों की बात मैं कर रहा हूं। अब आप बताइए वो बच्चे, अगर मैक्सिमम सरकारी स्कूल में तो वही बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो वो अगर उन निजी स्कूलों में जाएंगे और जो 75 बच्चे हैं उनके साथ वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो क्या उनका बेहतर शारीरिक और मानसिक और उसके साथ साथ ज्ञानात्मक कॉग्निटिव विकास हो पाएगा? आप मुझे बताइए। वही बात इन्होंने कहा कि हमें अब प्राइमरी पर जो हमारी शिक्षा नीति है उसका फोकस है, जो हमारी सरकार की नीति उसका फोकस है। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम यानी अपर प्राइमरी लेवल पर भी जो है क्या करें, उसको भी ध्यान में रखें। तो यही बात इन्होंने कहा, जिससे कि प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अगर किसी बच्चे का स्कूल छूट जाए, चूंकि होगा ही होगा भाई, गरीबों के बच्चे हैं, वो काम करने लग जाते हैं ना, चूंकि अपने घर की आर्थिक संपदा है, मानव होने के साथ साथ एक आर्थिक संपदा भी है। तो अगर उनका स्कूल छूट भी जाता है तो वो कहीं पर कुछ बेहतर रोजगार प्राप्त कर सके। वर्तमान परिस्थिति में अगर उनके पेरेंट्स या उनके परिवार के कोई लोग 100 रुपए का रोजगार प्रतिदिन कर रहे हैं, तो वो कम से कम 200 रुपए का रोजगार कर सकें, इतना स्किल उनके अंदर डेवलप किया जाए। ये एक एग्जाम्पल है, बाकी ईश्वर करें कि और अच्छा किया जाए कि वो हजारों रुपए का प्रतिदिन जो है अर्जन कर सके। तो ये बात यहां पर आप देख सकते हैं। आंखों में दर्द होने लगा, ठीक है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया, आप देख सकते हैं यहां सारी बातें। अब देखिए, कह रहे हैं कि असर की रिपोर्ट जो कल हम लोगों ने पढ़ी है उसी का यहां जिक्र है कि नामांकन बढ़ गया, प्राइमरी स्कूलों में नामांकन बढ़ा है। बहुत से रीजन है, जैसे पारिवारिक आय में कमी हुई है कोविड के बाद, कम लागत वाले निजी स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया उनके मालिकों ने, चूंकि कोविड के टाइम उनको इश्यू हो रहा था। अनेक राज्य सरकार अच्छा कर रही है सरकारी स्कूलों में। तो यानी ये 3 कारण है, सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट बढ़ा है, असर ऐसा कह रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि अगर नामांकन बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि उत्तर माध्यमिक अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगी। यानी जब आप पास करके जाएंगे तो फिर जिन स्कूलों में जाएंगे क्लास 6 में, 7th में, 8th में, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यानी ज्यादा बेहतर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। तो हमारी जिम्मेदारी यह है कि नामांकन के साथ साथ कक्षा 1 से 5 तक क्वालिटी एजुकेशन दें, और उसके बाद 6, 7, 8th में हम कौशल विकास पर फोकस करें, जो मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि कक्षा 1 से 5 तक आप उन्हें संख्यात्मक ज्ञान दें, जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब दें। उसके साथ साथ उनको रीडिंग राइटिंग की प्रैक्टिस कराएं। उसके बाद इस स्तर पर आकर के आपको क्या करना है, यहां पर आकर के आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहां पर यानी उनको कौशल विकास पर फोकस कर देना है, 6th, 7th, 8th से ही, याद रखिएगा। ये सब आप यहां पर
देख सकते हैं, यही सारी बातें बताई गई हैं यहां पर, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सिस्टम यही पूरा का पूरा इसमें बताया गया है, ध्यान रखें। अब उसी को इन्होंने काफी कुछ लिखा हुआ है, और अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो है कमजोर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उन्होंने भारत की मानसिकता के बारे में बताया कि भारत में जो शिक्षा है वो प्रायः किस बात के लिए है कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों से संचालित होती है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। भारत में जो शिक्षा है, बच्चा कक्षा 1 2 3 4 5 8 9 यानी 10वीं कैसे पास करेगा, 12वीं कैसे पास करेगा, इस पर फोकस होता है। ये इनका कहने का मतलब है, याद रखिएगा। लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि अगर इस पर फोकस है, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि बच्चा जहां नौकरी चाहता वहां उसको नौकरी मिल ही पाएगी। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि कौशल पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है, याद रखेगा। सिंपल सी बात यहां पर यही सारी कही गई है। इसको आप बहुत बढ़िया से मैंने समझा दिया, इस पर आप काम करिए, यानी कौशल पर कक्षा 6 7 कक्षा 6 से ही हम कौशल पर फोकस हो जाए।